हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की। इसके कंटेंट हम सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इट डज, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है। उसके बाद हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के, यानी इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। उसके बाद हम कुछ मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की शॉर्टकट कीज़, इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ कौन कौन सी होती हैं, उनका क्या यूज़ होता है, इसकी पीडीएफ हम आपको इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप वहाँ से देख लेंगे। इसके बाद कुछ फाइल एक्सटेंशंस के भी हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। और इसके साथ आज के लेक्चर में ही ऑपरेटिंग सिस्टम से जितने भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हमारे आने वाले एग्ज़ाम में, चाहे वो ट्रिपल सी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपीपीसीएल TG2 का एग्ज़ाम हो, इन दोनों ही एग्ज़ामों में इस चैप्टर से जितने भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ कवर होंगे, इनके बारे में हम बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इट डज, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम करता क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम हमें इंटरफेस प्रोवाइड करता है। किसके किसके बीच में? हमें इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूज़र और हार्डवेयर के बीच में। किसके किसके बीच में? यूज़र और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ये किसका काम होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो अगर हमारा पहले क्वेश्चन की तरफ हम जाएं, जो कि है व्हाट इट डज, तो इसका आंसर हमें मिल चुका है। इसका आंसर क्या है? ये क्या करता है? हमें इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूज़र और हार्डवेयर के बीच में। इसके बाद अगर हम और इसके बारे में जानें और हम बोले कि ये क्या क्या करता है, तो हम कह सकते हैं इट मीडिएट्स बिटवीन एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड हार्डवेयर कंपोनेंट्स, यानी ये मध्यस्थता का काम करता है। किसके किसके बीच में? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बहुत ध्यान से समझिएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर कंपोनेंट्स। हार्डवेयर कंपोनेंट्स, इनके बीच में क्या करता है? ये मध्यस्थता का काम करता है। अच्छा, इसके बाद अगर मैं आपको बोलूं कि मेनली दो टास्क होते हैं। कितने टास्क होते हैं? दो टास्क होते हैं। तो भाई पहला टास्क कौन सा होता है? पहला टास्क तो होता है कि ये क्या करता है? कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज करता है। यानी पहला टास्क क्या हुआ? मैनेजिंग द हार्डवेयर, मैनेजिंग द हार्डवेयर। अच्छा भाई, दूसरा टास्क फिर क्या होगा? अब ये दूसरा टास्क ये करता है कि मैनेज करने के बाद यूज़र को एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। क्या करता है? यूज़र को एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। तो एक बार जल्दी से रिकैप लेते हैं। सबसे पहले व्हाट इट डज, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, तो ये इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूज़र और हार्डवेयर के बीच में। और अच्छा क्या क्या करता है? तो ये मध्यस्थता का कार्य करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कंपोनेंट के बीच में। अच्छा, हार्डवेयर कौन से? भाई कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है। अच्छा, एक बात मैंने और बताई कि ये क्या करता है? दो टास्क करता है। इसके मेनली दो ऑब्जेक्टिव होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव मैनेजिंग द हार्डवेयर। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? उसके बाद मैनेज करने के बाद यूज़र को इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। तो ये तो हो गया हमारा पहला टॉपिक। इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक क्या है? फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है भाई? क्या है हमारा अगला टॉपिक? फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए भाई देखते हैं इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो इसका जो सबसे पहला फंक्शन होता है वो होता है प्रोसेस मैनेजमेंट, यानी हमारे कंप्यूटर में जो प्रोसेस हो रहा है उसका मैनेजमेंट करना। यानी जिस टाइम कंप्यूटर रनिंग प्रोसेस में है उस टाइम उसमें जो भी एप्लीकेशन चल रही हैं, जो भी
एप्लीकेशन चल रही हैं उसके प्रोसेस का मैनेज करना किसका काम होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का ये एक फंक्शन होता है। ठीक। अच्छा, दूसरा फंक्शन इसका क्या होता है भाई? दूसरा इसका फंक्शन होता है मेमोरी मैनेजमेंट। क्या होता है? मेमोरी मैनेजमेंट। अच्छा, इसमें क्या करता है भाई? जिस टाइम में कोई भी एप्लीकेशन चल रही है तो वो एप्लीकेशन कितनी मेमोरी लेगी, उसको कितनी मेमोरी एलोकेट करनी है। मान लो आपके सिस्टम में अगर 8 GB मेमोरी है तो इस 8 GB में कितने सॉफ्टवेयर चल पाएंगे, ये सारी चीज़ें प्रीडिफाइंड होंगी ना। आप अनलिमिटेड तो यूज़ नहीं कर सकते, है ना। तो वो सारा एलोकेशन वाला काम किसका होता है? इस ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। और इसका किस फंक्शन के अंतर्गत ये बात आएगी? मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, वो ये कि मेमोरी मैनेजमेंट में हमेशा ये कौन सी मेमोरी पे काम कर सकता है? ये सिर्फ प्राइमरी मेमोरी का मैनेजमेंट देख सकता है। कौन सी मेमोरी? प्राइमरी मेमोरी। यानी हमारा ये जो मेमोरी मैनेजमेंट है इसमें सेकेंडरी मेमोरी वाली चीज़ों का मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं करेगा। ठीक है, किसका करेगा? प्राइमरी मेमोरी का करेगा। अच्छा बच्चों, अब हम अपना तीसरा फंक्शन देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो बच्चों, तीसरा फंक्शन इसका क्या है? इसका तीसरा फंक्शन है फाइल मैनेजमेंट। क्या है? फाइल मैनेजमेंट। अच्छा, फाइल मैनेजमेंट में क्या करता है भाई? फाइल मैनेजमेंट में आप कभी कोई फाइल क्रिएट करते हो। ठीक, क्या करते हो? क्रिएट करते हो, उसको डिलीट करते हो, उसको कॉपी करते हो, कहीं पेस्ट करते हो। ठीक, उसको मूव कराते हो। आप कभी क्या करते हो? फोल्डर क्रिएट करते हो। तो ये जितनी भी एक्टिविटी हैं ये कौन मैनेज करेगा? ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करेगा। और अपने किस फंक्शन के अंदर करता है? ये किसके अंदर करेगा? फाइल मैनेजमेंट के अंदर करेगा। ठीक, ये 3 फंक्शन हमने जान लिए। अच्छा, अब चौथा फंक्शन देखते हैं, इसका क्या है? इसका चौथा फंक्शन है फाइल मैनेजमेंट के बाद इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। अच्छा भाई, इसमें क्या करता है? अच्छा, आपने देखा होगा, हमने आपको अपने पहले लेक्चर में बताया था इनपुट आउटपुट के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के लेक्चर में कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। क्या होती हैं? डिवाइसेस होती हैं। तो जब डिवाइसेस हैं और वो हार्डवेयर में हैं तो यानी उन्हें हम कैसे भी इंस्टॉल करेंगे कंप्यूटर में। किसकी हेल्प से करेंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या था? वो ड्राइवर था। तो भाई ये जो ड्राइवर इंस्टॉल किए बिना, जैसे अगर मुझे माइक्रोफोन इंस्टॉल करना है तो क्या है माइक्रोफोन? हमारी कैसी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। तो अब इसको मैनेज करने का काम कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। किस फंक्शन के अंदर करेगा? इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट के अंदर करेगा। ठीक। अच्छा, अगला फंक्शन भाई हमारा क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का? तो हमारा अगला फंक्शन है सिक्योरिटी मैनेजमेंट। जब भाई हमने सारा काम कर लिया तब उसके बाद सिक्योरिटी भी तो बहुत ज़रूरी है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे आखिरी काम क्या करता है? सिक्योरिटी मैनेजमेंट। इसमें क्या करता है? इसमें देखता है कि किसी भी अनऑथराइज्ड यूज़र को आपका कंप्यूटर टच ना करने दे। आपको विंडोज़ प्रोटेक्शन देता है, विंडोज़ डिफेंडर पड़ा होता है। ये सारी चीज़ें किसके अंदर आएंगी? विंडोज़ फायरवॉल होता है ना। तो ये किसके अंदर आएंगी? सिक्योरिटी मैनेजमेंट के अंदर आएंगी। हालांकि मैं आपको एक बात और बता दूं कि हमारा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इतना सिक्योर नहीं होता है ना। इसीलिए हम बाकी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ते भी हैं और उनका इस्तेमाल भी करते हैं। खैर, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। लेकिन सिक्योर नहीं है वो बात अलग है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कंपनी वाले जो हैं सिक्योरिटी प्रोवाइड तो करते ही हैं अपने आप से, है ना। अब घर में चोरी हो गई वो अलग बात है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि ताला लगाया नहीं था, ताला तो लगा था। ठीक है, तो ये वैसी ही बात है। अच्छा बच्चों, हमने अपना दूसरा टॉपिक कवर कर लिया। अब क्या है? सम कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो चलो इनको देखते हैं। अच्छा, अब हम बात करेंगे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि हमने कॉमनली यूज्ड किए हैं, किस पे? डेस्कटॉप पे
या फिर लैपटॉप पे। हम फिलहाल मोबाइल की बात नहीं करेंगे, हो सकता है बीच में अगर कोई की पॉइंट याद आ गया तो मैं आपको बता दूंगा। तो भाई सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम हम जिसकी बात करने जा रहे हैं वो है हमारा यूनिक्स। ठीक, तो सबसे पहले भाई इसमें हम ये जान लेते हैं कि ये डेवलप्ड कब हुआ था। तो भाई ये डेवलप हुआ था 1969 में। इसका क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछ लेगा व्हेन यूनिक्स वाज डेवलप्ड, तो आपको क्या टिक लगाना है 1969। अच्छा, उसके बाद इससे एक क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि यूनिक्स GUI बेस्ड है यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड है या फिर CUI बेस्ड है, मतलब कमांड यूजर इंटरफेस बेस्ड है। तो भाई ये जो हमारा यूनिक्स है ये हमेशा GUI बेस्ड यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड है। अच्छा, GUI में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है। GUI यूनिक्स में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम को किस लैंग्वेज में लिखा गया या किस लैंग्वेज में बनाया गया। तो भाई यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपका एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको हाई लेवल लैंग्वेज सी लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज में बनाया गया है, सी लैंग्वेज में लिखा गया है। और हमारी सी लैंग्वेज जो है वो कैसी लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक, ये दोनों बातें क्लियर। अच्छा भाई, अगला ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला ऑपरेटिंग सिस्टम जो कॉमनली यूज्ड है वो कौन सा है। अगला ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा लिनक्स या लाइनेक्स। इसको भाई कोई कोई लिनक्स प्रोनाउंस करता है, कोई लाइनेक्स प्रोनाउंस करता है, खैर आपकी मर्जी, जो कर लीजिएगा। अच्छा, इससे एक इम्पॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन आता है कि ये जो है कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अच्छा भाई, इसका क्या मतलब है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। भाई ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ये है कि इसके सोर्स कोड में कोई भी बदलाव कर सकता है, कोई भी कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा। लेकिन अगर आप यही चीज़ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के साथ करेंगे तो आपको कॉपीराइट का इशू आएगा। ठीक। अच्छा, लाइनक्स के बारे में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं भाई, लाइनक्स को हमारा बहुत हाईएस्ट सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम में काउंट किया जाता है। यानी ये अनलाइक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ कम सिक्योर नहीं होता है। ठीक, ये इसकी सिक्योरिटी जो है अच्छी खासी होती है। ठीक। अच्छा, इसके बाद हम अपने अगले ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो हमारा कौन सा है भाई। अगला हमारा बहुत फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम है मैक ओएस। कौन सा, मैक ओएस। और मुझे लगता है इसका नाम सबने सुना होगा। ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सिर्फ और सिर्फ एप्पल की डिवाइस पे वर्क करता है, और शायद ये इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी है, और इसके साथ साथ इसको सिक्योर भी बनाता है, क्योंकि भाई मैंने एक ऐसी चीज़ बनाई जो मेरे द्वारा बनाई गई डिवाइस पे ही वर्क करेगी। बात समझो, मैंने एक ऐसी चीज़ बनाई जो मेरे द्वारा बनाई गई डिवाइस पे ही वर्क करेगी, इसीलिए ये क्या है, मोस्ट सिक्योर है। ठीक। अच्छा, ये कब आया था, कब डेवलप्ड हुआ था, तो भाई ये डेवलप्ड हुआ था 2001 में। अब सीधी सी बात है, अगर एप्पल डिवाइस में वर्क करती है तो इसका मतलब एप्पल कॉरपोरेशन नहीं बनाया होगा, एप्पल कंपनी नहीं बनाया होगा, तो इसमें बताने जैसा तो कुछ भी नहीं है। ठीक। अच्छा, हमारा अगला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है उसको देख लेते हैं। तो भाई हमारा जो अगला ऑपरेटिंग सिस्टम है ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपको हमारे सारे सिस्टम में, हमारे सारे का मतलब अगर आप भी अपने लैपटॉप में देखोगे तो आपको यही ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा। तो भाई कौन सा है ये है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। कौन सा है, ये है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। और भाई ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये होता है GUI बेस्ड, मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का मतलब मैं अभी आपको एक बार कंपेयर करके बता दूंगा GUI CUI का। ठीक है, अभी पहले हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, GUI बेस्ड है। इसका क्वेश्चन बच्चों सीधे पूछ लिया जाएगा कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम या माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम
कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, GUI है CUI है, तो आपको क्या टिक लगाना रहेगा कि ये GUI बेस्ड यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। अच्छा, अब बात करते हैं कि ये डेवलप्ड कब हुआ था सबसे पहले। तो भाई ये डेवलप्ड हुआ था 1985 में, नवंबर 1985 में सबसे पहले ये डेवलप्ड हुआ था। ठीक, अच्छा, इसके ना बहुत सारे वर्जन आए हुए हैं, इसके बहुत सारे वर्जन आए हुए हैं। तो चलिए एक बार हम उन सारे वर्जन्स को भी लाइन से देख लेते हैं। भाई विंडोज़ यानी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का जो सबसे पहला वर्जन आया वो कौन सा था, वो था विंडोज़ NT। क्या था, विंडोज़ NT। अच्छा भाई, क्वेश्चन इसमें दो पूछता है। पहला क्वेश्चन पूछता है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम कब डेवलप्ड हुआ था, तो उसका आंसर आपको क्या बताना है, 1985 में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन आता है कि इसका जो पहला वर्जन लॉन्च हुआ था उसका नाम क्या था, तो विंडोज़ NT था। तीसरा क्वेश्चन आता है कि विंडोज़ NT में N और T का फुल फॉर्म क्या होता है, मतलब क्या है, तो भैया यहाँ पे इसका मतलब होता है न्यू टेक्नोलॉजी। क्या मतलब होता है, न्यू टेक्नोलॉजी। और ये कब रिलीज़ हुआ था या कब आया था, तो ये आया था आपका 1993 में। कब आया था, 1993 में। तो इससे कितने क्वेश्चन बनेंगे आपको समझ में आ गया। ठीक, अच्छा चलिए अगला अगला देखते हैं कौन सा इसका वर्जन था। अच्छा, इसका अगला वर्जन था विंडोज़ 95, विंडोज़ 95। तो भाई अब यहाँ पे नाम से पता चल रहा है 95 क्या शो कर रहा है, देखो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम आया था इसका 93 में, उसके बाद आया विंडोज़ 95, क्योंकि ये डेवलप्ड कब हुआ था, 1995 में, इसीलिए इसका नाम ही रख दिया गया विंडोज़ 95। लेकिन अभी से एक चीज़ क्लियर कर दूँ आपको, कन्फ्यूज़न क्रिएट मत करना, इसे तरीका मत बनाना याद करने का। ये मत कहने लगना कि विंडोज़ 7 सिर्फ 2007 में आया था, नहीं, विंडोज़ 7 2007 में नहीं आया था, विंडोज़ 7 आपका आया था 2009 में। तो इसीलिए मैं अभी से बता रहा हूँ कि इसको ट्रिक मत बना लेना याद करने की कि जो भी विंडोज़ के आगे लग जाएगा वही उसी ईयर में डेवलप्ड हुआ था, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। ठीक, अच्छा, अगला ऑपरेटिंग सिस्टम अगर हम देखें तो भाई कौन सा था, तो अगला था हमारा विंडोज़ 98। अच्छा, ये कब डेवलप्ड हुआ था, ये वाला विंडोज़ 1998 में डेवलप्ड हुआ था। अच्छा, इसके बाद कौन सा आया, अच्छा मैं आपको ये सारी चीज़ें एकदम सीरीज से बता रहा हूँ, तो इसको ऐसे ही याद करेंगे तो बहुत आराम से याद हो जाएगा, मेमोराइज हो जाएगा। ठीक, उसके बाद जो हमारा अगला आया था वो था विंडोज़ 2000। क्या था, विंडोज़ 2000। अच्छा, इसको कब डेवलप्ड किया गया था, तो इसको भाई किया गया था 2000 में ही डेवलप्ड किया गया था। अच्छा, इसी क्रम में हमारा अगला कौन सा आया, अगला हमारा आया विंडोज़ ME। कौन सा था, विंडोज़ ME। भाई इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि विंडोज़ ME में, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ME में M और E का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो भाई फुल फॉर्म आप समझ लो, इसका होता है मिलेनियम एडिशन। क्या होता है, मिलेनियम एडिशन। ठीक, और ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए इसे ध्यान रखेंगे। अच्छा, किस ईयर में आया था, तो भाई आपका जो ये मिलेनियम एडिशन है ये भी सन 2000 में आया था। यानी यहाँ से हमें एक बात पता चली कि हमारे दो ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे थे जो सन 2000 में डेवलप्ड हुए थे। कौन कौन से, पहला तो विंडोज़ 2000। अच्छा, दूसरा कौन सा था, दूसरा था विंडोज़ ME। ME का फुल फॉर्म क्या है, मिलेनियम एडिशन। अच्छा, इसी क्रम में भाई हमारा जो अगला ऑपरेटिंग सिस्टम था वो कौन सा था, हमारा भाई इसी क्रम में अगला ऑपरेटिंग सिस्टम था जो कि बहुत फेमस है और वो सबने बहुत यूज़ किया होगा, और इस टाइम उसका प्रोडक्शन बंद कर दिया गया है, माइक्रोसॉफ्ट ने उसको सपोर्ट करना बंद कर दिया है। ठीक, उसका क्या नाम है, उसका नाम है विंडोज़ XP। क्या नाम है, विंडोज़ XP। अच्छा, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है और कई बार पूछा गया है, यहाँ तक UPPCL रेलवे दोनों में पूछा गया है। ठीक,
क्या पूछता है इसमें? पूछता है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक्सपी में एक्सपी का फुल फॉर्म क्या है? कह देगा, ऑप्शन दे देगा, एक्स्ट्रा पावर, एक्सपीरियंस। ठीक, ऐसे करके आपको ऑप्शन दे देगा। तो भाई इसमें सही क्या है? इसमें सही है एक्सपीरियंस। क्या है? एक्सपीरियंस। आपको किताबों में अगर देखोगे तो ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, ई इसीलिए क्योंकि देखो ई छोटा कर देते हैं, एक्स का मतलब यहाँ एक्स है और पी से है पीरियंस। समझ गए? तो इसका पूरा फुल फॉर्म क्या है? एक्सपी का एक्सपीरियंस। ठीक, अच्छा ये कब आया था भाई? तो ये आया था आपका सन 2001 में। कब आया था? सन 2001 में। अच्छा, इसी क्रम में भाई अगला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? इनका अगला जो ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का आया वो था विंडोज़ विस्टा। कौन सा था? विंडोज़ विस्टा। और भाई मैं आपको बता दूं, ये विंडोज़ विस्टा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम था जो बहुत कम प्रयोग किया गया। ठीक, जो बहुत कम प्रयोग किया गया, इसको इतना इस्तेमाल नहीं किया गया क्योंकि एक्सपी 2001 में आपका डेवलप हुआ। उसके बाद इसको यानी विस्टा को सीधे 2007 में डेवलप्ड किया गया और देखा गया कि ये इसमें बग बहुत ज़्यादा है, इसमें कमियां बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, इसीलिए ठीक इसके 2 साल बाद, कब? ठीक इसके 2 साल बाद आपका विंडोज़ 2007 या फिर 7, विंडोज़ 7 बोलते हैं। ठीक है, विंडोज़ 7 लॉन्च हुआ। और वो कब लॉन्च हुआ? 2009 में। और एक ये विंडोज़ 7 ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम था जो आज भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा इसी क्रम में भाई इनका अगला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? इनका अगला यानी नवा ऑपरेटिंग सिस्टम आया, नया वर्जन जो आया वो आया आपका विंडोज़ 8 के नाम से। किस नाम से? विंडोज़ 8 के नाम से। अच्छा ये कब आया था? कब डेवलप हुआ था? तो भाई अगर आपसे पूछता है विंडोज़ 8 कब डेवलप हुआ था तो आप क्या बताएंगे? ये हुआ था सन 2012 में। अच्छा, इसके बाद जो अगला आया है लेटेस्ट अभी जो चल रहा है वो कौन सा है? तो वो है विंडोज़ 10। कौन सा है? विंडोज़ 10। अच्छा ये कब आया था? तो ये आया है आपका 2015 में। अब इस विंडोज़ 10 के ही वर्जन आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? 10.1, 10.2, 10.3 फिलहाल अभी ऐसे वर्जन आ रहे हैं। जब अगला वर्जन आएगा तो आपको बताया जाएगा। फिलहाल आपका यही लेटेस्ट वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये तो किसकी बात हो गई? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के सारे वर्जन्स की। अच्छा इसके बाद एक ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको और बताना है, चलिए उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अच्छा अगला हमारा एक इम्पॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा? MS डॉस। इसकी सबसे पहले तो फुल फॉर्म ही पूछ लेता है। तो फुल फॉर्म क्या है? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या फुल फॉर्म है? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, अच्छा उसके बाद एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि ये कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है? GUI है या CUI है? क्या है? GUI है या CUI है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है या कमांड यूज़र इंटरफेस है? तो भाई ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये आपका कमांड यूज़र इंटरफेस है। ठीक, अच्छा अब यहाँ पे एक छोटी सी बात और जान लेते हैं। अभी हमारे मोबाइल में हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं, वो है एंड्रॉयड। कौन सा है? एंड्रॉयड। अच्छा तो एंड्रॉयड कब आया था, कब डेवलप हुआ था? तो भाई एंड्रॉयड डेवलप हुआ था आपका 2008 में। किसने डेवलप किया था? तो ये गूगल वालों ने डेवलप किया था। तो याद रखिएगा जितने भी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम थे किसने डेवलप किए? माइक्रोसॉफ्ट ने। लेकिन ये जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है ये गूगल कंपनी ने डेवलप किया है। कब किया है? 2008 में किया है। ठीक, अच्छा अब आपको ज़रा मैं बता दूं कि आखिर ये GUI क्या होता है और CUI क्या होता है। तो भाई GUI का फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। क्या फुल फॉर्म है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस।
इंटरफेस। अच्छा, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का मतलब क्या है? ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें आपको जो भी कंप्यूटर पे कमांड देने हैं वो किसी ना किसी ग्राफिक के थ्रू देने हैं, किसी ना किसी ग्राफिक पे क्लिक करके देने हैं। ग्राफिक का मतलब क्या होता है? यानी फोटो आप समझ लो, या इमेज फाइल आप समझ लो, जो चीज़ आपको सीधे सीधे दिखे, ठीक, वो क्या है? ग्राफिक है। तो ये कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हो गया। अच्छा, कमांड यूज़र इंटरफेस क्या होता है, या कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस क्या होता है? भाई ये ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको जब आप खोलोगे ना तो खाली एक काले रंग की स्क्रीन आएगी सामने, बस, बाकी कोई आइकन नहीं आएगा, कोई शॉर्टकट नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। अब उस कमांड में क्या, उस काली स्क्रीन में क्या होता है? हर चीज़ का एक फिक्स्ड कमांड होता है, ठीक। अगर आपको कमांड पता है तब तो आप आगे कर पाओगे, वरना आपके लिए बेकार चीज़ है, किसी काम की नहीं, आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक। तो यानी इसमें हम जो भी कमांड देंगे वो कैसे देंगे? टाइप करके देंगे, किसी पर्टिकुलर फिक्स्ड कोड के थ्रू देंगे, ठीक है। क्या फुल फॉर्म है इसका? कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस या फिर कमांड यूज़र इंटरफेस, ठीक। तो यही रीज़न है कि जो कमांड यूज़र इंटरफेस है भाई, इसको वही आदमी इस्तेमाल कर पाएगा जिसको कोड पता होगा, जिसको नहीं पता है वो क्या कर लेगा। तो इसीलिए जो कमांड यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो बहुत सिक्योर होता है इन कंपेरिजन टू ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम। और आपका जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है वो होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। यही कारण है कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इतना सिक्योर नहीं होता है, ठीक। अच्छा, ये बात हो गई। अब हमारा जो अगला टॉपिक है भाई वो क्या है? हमारा जो अगला टॉपिक है वो है शॉर्टकट कीज फॉर विंडोज़, और उसके बाद अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ फाइल्स एक्सटेंशन। तो भाई इन दोनों को तो आपको याद करना है, ठीक, सीधे सीधे आपको याद करना है, तो इन पे मैं समय ज़्यादा नहीं गंवाऊंगा। इसका मैं सीधे आपको माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की जितनी भी शॉर्टकट कीज होती हैं A to Z सबका एक PDF इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से आराम से पढ़ लें। इसके साथ साथ हमारी वेबसाइट पे www.careerathome.in पे भी मैं डाल दूंगा, वहाँ से भी आप आराम से पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो क्या है? इम्पॉर्टेंट MCQs। तो भाई बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम से जितने इम्पॉर्टेंट MCQs हैं, किसको छोड़कर? एक ये शॉर्टकट कीज को छोड़कर और एक ये फाइल एक्सटेंशन को छोड़ो, क्योंकि ये तो सीधे आपको याद करना है भाई। इनसे क्वेश्चन ऐसा आता है कि Ctrl+C किसका शॉर्टकट है? तो भाई कॉपी का है तो कॉपी का ही रहेगा, आपको याद कर लेना है, समझ रहे हो? तो इसमें हम MCQs में आपको करवा के क्या करें, हम क्यों समय बर्बाद करें, है ना। सेम चीज़ वही फाइल्स एक्सटेंशन में है, जैसी याद करनी जो है वही है। अगर पूछ लेगा .xls किसका फाइल एक्सटेंशन है, तो भाई वो किसका है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का है। अब वो एक्सेल का ही रहेगा, चाहे मैं उसे MCQ में करवाऊं और चाहे आपको PDF में लिख के दे दूं, है ना। तो क्यों समय बर्बाद करूं, आपको मैं PDF में दे दूंगा। अच्छा, तो अब हम कहाँ बढ़ रहे हैं? अपने इंपॉर्टेंट MCQ की तरफ, और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही हम देखेंगे विद डिटेल। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? हमारा हमसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है यूबुंटू इज एन। यूबुंटू क्या है भाई? यूबुंटू ऑफिस है, MS ऑफिस है, कौन सा ऑफिस है, या ब्राउज़र है? ब्राउज़र क्या होता है भाई? जिस पे हम इंटरनेट सर्फिंग करते हैं, क्या करते हैं? इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, जैसे क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर ही अब आपका एज हो गया है, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया है। UC जो चाइनीज़ वाला है ना, UC ब्राउज़र हो गया, ओपेरा हो गया, ठीक। तो ये सारे क्या हैं? ब्राउज़र आपके हो गए। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है? डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। तो क्या यूबुंटू कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन है? नहीं भाई, ये भी नहीं है। यूबुंटू है हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम। और भाई मैं आपको बता दूं, जो यूबुंटू होता है ये भी GUI बेस्ड यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। और यूबुंटू से काफ़ी लोग रूबरू हुए होंगे। अच्छा, कैसे हुए होंगे मैं बता दूं। आपको याद है हमारे अखिलेश भैया ने एक लैपटॉप बंटवाए थे सबको,
है ना, जिसका प्रयोग तो आपने खूब किया था, है ना, आप किस लिए किया था वो आप ही खैर जानो। तो इसमें 2 ऑपरेटिंग सिस्टम डाल के दिए गए थे भाई, कौन कौन सा था? एक तो दिया था उन्होंने विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, जहाँ तक मुझे याद है इसमें इन्होंने 7 डाल के दी थी, ठीक। अगला एक और दिया था आपको यूबुंटू, ठीक है। तो इन्होंने 2 ऑपरेटिंग सिस्टम यानी डुअल बूट करके आपको लैपटॉप दिए थे, और दोनों ही क्या हैं, जीयूआई बेस्ड हैं, ठीक। अच्छा, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमसे हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द प्राइमरी पर्पज ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज, मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका प्राइमरी पर्पस क्या होता है? देखो इस क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इस बात को समझ लेना। वो ये नहीं कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है या पर्पस क्या होता है, वो कह रहा है जो उसका प्राथमिक पर्पस है, समझ रहे हो, जो सबसे पहला काम है, खाली वो बताओ, ठीक। तो अब जरा ऑप्शन की तरफ देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है टू मेक द मोस्ट इफिशियंट यूज ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर। क्या वो कंप्यूटर हार्डवेयर को मोस्ट इफिशियंट तरीके से प्रयोग कर पाए, ऐसा कुछ करता है, ये पर्पस है? नहीं भाई, ये पर्पस नहीं है। अगला देखते हैं, टू अलाउ पीपल टू यूज़ कंप्यूटर। क्या ये लोगों को अलाउ करता है, आज्ञा देता है कि वे कंप्यूटर को यूज़ कर पाएँ, प्रयोग कर पाएँ? भाई ये भी प्राइमरी पर्पस नहीं है। अच्छा, अगला ऑप्शन देखते हैं, टू कीप सिस्टम्स प्रोग्रामर्स एम्प्लॉयड। नहीं भाई, ये तो बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब चौथा क्या है? टू मेक कंप्यूटर इजियर टू यूज़, यानी ये क्या करता है, कंप्यूटर को यूज़र के लिए आसान बना देता है कि वो प्रयोग कर सके, है ना। और मैंने सबसे पहले जब आपको बताया था कि व्हाट इट डज, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, तो वहाँ पे क्या बताया था कि इंटरफेस प्रोवाइड करता है ना। तो इसीलिए इसका ऑप्शन डी एकदम सही है। क्या करता है? टू मेक कंप्यूटर इजियर टू यूज़, ठीक है। ये आसानी से कंप्यूटर प्रयोग हो सके, इस चीज़, यही इसका क्या है, प्राइमरी फंक्शन है। क्या है इसका? प्राइमरी फंक्शन। ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, आप मान के चलिए अगर इसको ध्यान से आप नहीं देखेंगे तो आप गलत करके जरूर आएंगे, ठीक। अच्छा, हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएशन एंड डिलीशन ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। मतलब ये आखिर इनमें से कौन है जो फाइल के बनने और उन्हें डिलीट करने के लिए होता है, या किस पे चीज़ें निर्भर करती हैं? तो भाई जब मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन बताए थे, क्या बताया था? ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन बताया था, तो वहाँ पे आपको एक फंक्शन मैंने बताया था फाइल मैनेजमेंट। क्या फंक्शन बताया था? फाइल मैनेजमेंट। अच्छा, फाइल मैनेजमेंट मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको फाइल मैनेजमेंट बताया था कि किसी भी फाइल के बनने में, क्रिएशन में, डिलीशन में या मूव करने में कौन जिम्मेदार होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, बताया था ना। और वो किसके अंदर आएगा? फाइल मैनेजमेंट के अंदर आएगा। तो इसका सही आंसर हम आंख बंद करके क्या लगा देंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम। हम बाकी ऑप्शन देखेंगे भी नहीं, ठीक। अच्छा, हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ चलिए बढ़ते हैं। भाई अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है इट प्रोवाइड्स शेड्यूलिंग टू ईच प्रोसेस टू बी रन ऑन। भाई यानी इनमें से कौन सी तरह का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमें प्रोवाइड करता है कि हम हर प्रोसेस को शेड्यूल कर सकें, समझ रहे हो, आराम से काम कर सके शेड्यूल करके। तो भाई वो है आपका टाइम शेयरिंग ओएस, यानी टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अब भाई जब बात हो रही है टाइम शेयरिंग ओएस की, तो सबसे पहले जान लेते हैं टाइम शेयरिंग ओएस क्या होता है। तो भैया ये भी आपका एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वो होता है जिस ऑपरेटिंग सिस्टम को एक ऑपरेटिंग सिस्टम को कई जगह से
कई जगह पे टर्मिनल से कई यूज़र एक ही टाइम पे इस्तेमाल कर सकें। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम? ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिस एक ऑपरेटिंग सिस्टम को, एक सीपीयू को कई यूज़र अलग अलग जगह से टर्मिनल से प्रयोग कर सकें। तो ये कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाएगा। अच्छा, एक बात और, कभी भी आपको किसी भी क्वेश्चन के एमसीक्यू में ऑप्शन में दो ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ में नहीं मिलेंगे। कौन कौन से? टाइम शेयरिंग और मल्टीटास्किंग। क्योंकि टाइम शेयरिंग और मल्टीटास्किंग मान के चलो 99% एक है, ठीक है ना, तो इसीलिए फिर उसमें अंतर हो नहीं पाएगा क्योंकि दोनों सेम चीज़ें हैं। समझ रहे हैं आप? तो इसीलिए जब भी आपको कभी ऑप्शन में अगर टाइम शेयरिंग दिया है तो मल्टीटास्किंग नहीं दिया होगा, मल्टीटास्किंग दिया है तो टाइम शेयरिंग नहीं दिया होगा। मैंने बल्कि अभी एक दो क्वेश्चन बाद वो क्वेश्चन भी डाल दिया, आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अच्छा, हमसे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज सेड टू बी मल्टी यूज़र इफ़। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी यूज़र कब कहलाएगा? भाई यहाँ से देखो, पकड़ो इसको, मल्टी यूज़र, मल्टी मतलब कई सारे, यूज़र मतलब यानी जो आदमी काम करेगा, वर्क करेगा। अब ऑप्शन देख लो, पहला क्या है? मोर देन वन प्रोग्राम कैन रन साइमल्टेनियसली, यानी एक से ज़्यादा प्रोग्राम एक समय पे कर सकें काम। क्या ये मल्टी यूज़र हुआ? नहीं भाई, ये तो नहीं हुआ, तो यानी पहला तो गलत। अच्छा, दूसरा देखो क्या है? मोर देन वन यूजर्स कैन वर्क साइमल्टेनियसली, यानी एक समय पे एक से ज़्यादा यूजर्स उस सिस्टम पे काम कर सकें। क्या ये हुआ मल्टी यूज़र? हाँ जी, यही हुआ मल्टी यूज़र। ठीक है, तो अब हम तीसरे की तरफ भी नहीं जाएंगे, चौथे की तरफ भी नहीं जाएंगे, आंख बंद करके क्या करेंगे? दूसरा ऑप्शन टिक लगा देंगे और ये हमारा सही हो जाएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है डैश प्रोवाइड्स प्रोसेस एंड मेमोरी मैनेजमेंट सर्विसेज दैट अलाउ टू और मोर टास्क, जॉब्स और प्रोग्राम्स टू रन साइमल्टेनियसली। यानी इनमें से ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक, जो क्या करता है? एक समय पे दो या दो से ज़्यादा टास्क, जॉब या प्रोग्राम को चलाने के लिए हमें अलाउ करता है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा? अभी मैंने आपको इसीलिए ऊपर देखो बताया था। तो देखो यहाँ पे क्या क्या दिया है, हमें क्या करने हैं? मल्टी टास्क करने हैं, मोर टास्क करने हैं, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा? मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। बाकी सारे सीधे गलत। अच्छा, एक चीज़ यहाँ से, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? तो भाई मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वो होता है जिस ऑपरेटिंग सिस्टम में मोर देन वन सीपीयू यूज़ हो। क्या हो? मोर देन वन सीपीयू यूज़ हो। भाई आजकल के टाइम में जब हमें काम बहुत ज़्यादा करना होता है, काम बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा लोड चाहिए होता है, जैसे आजकल तो भाई गेमिंग वाले भी, जो लड़के भाई गेमिंग करते हैं कि नई चीज़ें शुरू हुई हैं, आप यूट्यूब वगैरह खोलेंगे तो देखेंगे गेमिंग कर रहे हैं लोग। तो जो बड़े बड़े गेमर होते हैं ना, उनका भला एक सीपीयू से नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं? दो दो सीपीयू लगा लेते हैं। समझ रहे हैं? तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहते हैं? मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? वो ऑपरेटिंग सिस्टम बताओ जो एक ही समय पे दो या दो से ज़्यादा टास्क अलाउ करेगा, तो वो कौन सा है? मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है द साइमल्टेनियस प्रोसेस ऑफ टू मोर प्रोग्राम्स बाय मल्टीपल प्रोसेसर इज। भाई देखो, अभी जो आपको पीछे बताया वही अगला क्वेश्चन आ गया। अभी मैंने आपको बताया वो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें दो से ज़्यादा प्रोसेसर लगे हों। क्या हों? दो से ज़्यादा प्रोसेसर लगे हों, तो उसको हम क्या कहते हैं? मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। जबकि काम एक ही हो रहा है, बात समझो, काम एक ही है, ठीक, लेकिन प्रोसेसर कितने लगे हैं? एक से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा। बात समझ गए? तो ऐसे को क्या कहेंगे? मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है डैश इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम विच वॉज डेवलप्ड इन 1969।
आपको जब ये लेक्चर शुरू हुआ था उसके बाद एक टॉपिक मैंने बताया था मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसमें सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने आपको बताया था यूनिक्स, जो कि हमारा कब डेवलप्ड हुआ था 1969। और मैंने तभी कहा था कि क्वेश्चन ये सीधा ऐसे ही पूछ लेता है, बिल्कुल नहीं घुमाएगा, और कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत कम क्वेश्चन घुमाता है, जिसमें सीधा सीधा पूछता है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा था, क्या पूछ रहा है कि 1969 में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड हुआ था। तो भाई कौन सा डेवलप हुआ है आपका, यूनिक्स डेवलप हुआ, यानी इसका आंसर डी इज द राइट आंसर, बाकी सारे आपके एकदम गलत। अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, लाइनेक्स इज विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हमसे पूछ रहा है जो लाइनेक्स है वो इनमें से कौन सी तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो भाई मैंने आपको लाइनेक्स के बारे में एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट बताया था, मैंने आपको बताया था कि लाइनेक्स जो है वो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मैंने आपको मतलब बताया था कि ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके सोर्स कोड कंपनी ने जग जाहिर कर दिए हैं, ठीक, ओपनली दे दिए हैं कि देखो भैया ये हैं, और आपको कुछ भी छेड़छाड़ करनी है तो आप कर लो जाओ। ठीक है, तो ये क्या है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। ठीक है, इसके सोर्स कोड उन्होंने छुपा के नहीं रखे हैं। ठीक, अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है विच सॉफ्टवेयर इज अ सीरीज ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। भाई सबसे पहली बात तो इसने बोल दिया कि सीरीज किसकी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की, यानी जीयूआई की। ठीक, पहली बात। उसके बाद कह दिया कि वो सिस्टम बनाया किसने है, माइक्रोसॉफ्ट ने। तो भाई माइक्रोसॉफ्ट ने क्या बनाया है, माइक्रोसॉफ्ट ने कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, माइक्रोसॉफ्ट ने पहली बात बनाया है एमएस विंडोज। ठीक, उसके बाद जीयूआई कह रहा है, तो जीयूआई के लिए कौन सा है, एमएस विंडोज, क्योंकि अगर वो सीयूआई कहता तब कौन सा हो जाता, तब हो जाता आपका एमएस डॉस। क्या हो जाता, एमएस डॉस। ये दोनों ही माइक्रोसॉफ्ट ने बनाए हैं। ठीक, लेकिन जब कह रहा है जीयूआई बताना है तो जीयूआई कौन सा है, एमएस विंडोज। ठीक, अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज डेवलप्ड बाय एप्पल इनकॉर्पोरेशन। भाई एप्पल कंपनी ने कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, तो एक के तो बनाया है, कौन सा बनाया है, एप्पल ने बनाया है iOS। ठीक है, जो कि बहुत सिक्योर है और सिर्फ इनकी ही डिवाइस पे वर्क करता है, बाकी किसी डिवाइस पे वर्क नहीं करता है। अच्छा अगला क्वेश्चन देखो, मैंने आपको बताया था कि जीयूआई का सीधा फुल फॉर्म पूछ लेता है, आपको रखा हुआ मिल जाएगा इंटरफेस में, लेकिन इसके ऑप्शन थोड़े थोड़े इधर उधर कर देता है, तो गलती से बच्चे गलत लगा के चले आते हैं। ठीक, इसका एक पहला ऑप्शन देखो क्या है, ग्राफिकल यूज्ड इंटरफेस है। भाई यूज्ड नहीं होता, ठीक, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। ढूंढो कहाँ है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये आपका बी देखो क्या लिखा है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या है, GUI इज यूज्ड एज एन इंटरफेस बिटवीन। भाई जो GUI है वो किसके बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करता है, क्या हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में, नहीं। मैंने आपको क्या बताया था कि जब हम इस्तेमाल करते हैं तो सारी चीज़ें पिक्चर की तरह करते हैं, ग्राफिक की हेल्प से करते हैं। तो ग्राफिक और उसके बीच में कौन कौन आया, एक तो यूज़र आ गया यानी हम आ गए, है ना, और दूसरा कौन सा, वो सॉफ्टवेयर जिसका वो आइकन है, जिसका वो ग्राफिक है ना। तो मैन एंड मशीन नहीं होगा ये भी। देखो अगला क्या है, प्रोग्राम एंड यूजर, यही वाला आपका क्या है, राइट आंसर। अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है इट यूजेस पिक्चर्स कॉल्ड आइकन्स एंड मेन्यूज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन टू सेंड कमांड टू द कंप्यूटर स्क्रीन। मतलब ये कह रहा है कि ये एक ऐसी चीज़ है जो पिक्चर्स का इस्तेमाल करती है। किस चीज़ के लिए करती है, कोई भी कमांड कंप्यूटर सिस्टम को देने के लिए ये पिक्चर्स का इस्तेमाल करती है। तो ये क्या हुआ, क्या ये कमांड बेस्ड इंटरफेस हुआ, कैरेक्टर बेस्ड इंटरफेस हुआ, या फिर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हुआ। तो मैंने आपको पहले ही बताया था ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का मतलब क्या है, क्या करेगा, कंप्यूटर को कमांड देने के लिए पिक्चर का इस्तेमाल करेगा, आइकन का इस्तेमाल करेगा। जैसे अगर हमको VLC मीडिया प्लेयर चलाना होता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में, तो हम VLC मीडिया प्लेयर के आइकन पे क्लिक करते हैं, तब वो अपने आप कमांड देता है किसको,
सिस्टम को, कंप्यूटर सिस्टम को, और तब अपने आप VLC मीडिया प्लेयर खुल जाता है। तो हमने क्या किया, यूज़र ने क्या किया, यूज़र ने पिक्चर पे क्लिक किया। तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को हम क्या कहेंगे, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को हम कहते हैं GUI, यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है द डेस्कटॉप ऑफ अ कंप्यूटर रिफर्स टू, मतलब कंप्यूटर की जो डेस्कटॉप होती है वो क्या होती है, वो राउंड सराउंडेड बाय द मॉनिटर होता है। नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। द इनसाइड ऑफ फोल्डर, नहीं, फोल्डर के अंदर के जो भी चीज़ें होती हैं उनको हम डेस्कटॉप थोड़ी बोलते हैं। उसके बाद कह रहा है द टॉप ऑफ माउस पैड, नहीं भाई ये भी नहीं है। द विजिबल स्क्रीन, वो स्क्रीन जो हमको दिख रही होती है मॉनिटर पे, बात समझो, सिर्फ मॉनिटर नहीं, बंद मॉनिटर रखा है तो डेस्कटॉप थोड़ी ना हो गया, समझे। जब मॉनिटर ओपन है, उसमें माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ पड़ी हुई है और हम बूट कर चुके हैं सिस्टम को, तब हमारे सामने जो विजिबल स्क्रीन है वही क्या कहलाती है, वही हमारी कहलाती है डेस्कटॉप। क्या कहलाती है, डेस्कटॉप। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है अ ब्लिंकिंग इंडिकेटर दैट शोज यू वेयर योर नेक्स्ट एक्शन विल हैपन। एक ब्लिंकिंग इंडिकेटर है जो हमें ये बताएगा कि हमारा जो नेक्स्ट एक्शन है वो किस जगह पे वर्क करेगा। जैसे कि हमारा माउस हमने कहीं ले जाकर छोड़ दिया, अब हमें कैसे पता चलेगा कि इतने बड़े डेस्कटॉप में हमारा माउस कहाँ पे है। भाई अगर मुझे मान लो अभी यहाँ पे CPU पे ऐसे टिक लगाना है, तो मैं कैसे जान रहा हूँ कि हाँ यहाँ पे मैं ऐसे माउस ले जाऊँ तो CPU पे टिक लग जाएगा, मुझे कैसे पता चला भाई, क्योंकि ये देखो, ये जो ये आइकन आपको घूमता हुआ दिख रहा है ना, ये क्या है, ये कर्सर है ना। और जो कर्सर होता है वो मुझे क्या बताता है, वो मुझे ये बताता है कि इंडिकेट करता है ब्लिंक करके कि अभी मैं जो भी अगला करूँगा वो कहाँ होगा, किस जगह पर होगा, मेरा नेक्स्ट एक्शन बताता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा कर्सर, यानी ऑप्शन बी इज़ अ राइट आंसर। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है अ स्मॉल फिगर शोन ऑन द डेस्कटॉप स्क्रीन विद अ प्रोग्राम नेम इज कॉल्ड, मतलब हमारे डेस्कटॉप पे प्रोग्राम जो इंस्टॉल हैं उनके एक इमेज बनी होती है, एक स्मॉल छोटी सी फोटो बनी होती है नाम के साथ। जैसे VLC मीडिया प्लेयर इंस्टॉल किया तो VLC लिख के एक आइकन आ जाएगा, है ना भाई। लो, मैंने तो आपको आंसर ही बता दिया, आइकन आ जाएगा। तो उस पिक्चर को बोलते क्या है, तो उस पिक्चर को हम क्या बोलते हैं, हम आइकन बोलते हैं, है ना, जो कि हमारे कहाँ पे होते हैं, हमारे डेस्कटॉप पे होते हैं। ठीक। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है व्हेन यू वांट टू मूव एन आइकन ऑन योर डेस्कटॉप दिस इज कॉल्ड, यानी जब आपको किसी भी आइकन को अपने डेस्कटॉप पे मूव करना होता है तो इस मूव करने को हम क्या कहते हैं, डबल क्लिक करना कहते हैं, नहीं भाई डबल क्लिक करना नहीं कहते हैं। इसे क्या हाईलाइट करना कहते हैं, नहीं। पॉइंटिंग कहते हैं, नहीं। इसे हम ड्रैगिंग कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, हम ड्रैगिंग कहते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है ऑल द डिलीटेड फाइल्स गो टू, जितनी भी फाइलें हम डिलीट करते हैं वो कहाँ जाती हैं, भगवान के घर चली जाती हैं, नहीं भाई भगवान के घर नहीं जाती हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझो। अगर वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है, तब तो वो जाएगी रिसाइकल बिन में। कहाँ जाएगी, रिसाइकल बिन में। अगर ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की जगह यूबुंटू है, क्या है, यूबुंटू है, ठीक, तब इस रिसाइकल बिन को ही हम यूबुंटू में ट्रैश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रैश बोलते हैं। और अगर आपने जीमेल यूज़ किया होगा, जो कि सभी करते हैं, तो जीमेल में आप जो भी मेल डिलीट कर देते हो वो डिलीटेड मेल कहाँ जाते हैं, आपके ट्रैश में जाते हैं। ठीक, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये असल में यूबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड है। और एग्जाम में आपको बताएगा थोड़ी ना कि भाई हम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि यूबुंटू का पूछ रहे हैं कि MS DOS का पूछ रहे हो, तो सीधा क्वेश्चन पूछेगा, है ना।
तो इसका आंसर आपको ट्रैश देना है, ये नहीं कि आप इसमें रिसाइकल बिन ढूंढने बैठो और वहाँ पे चिल्लाओ कि सर ये तो क्वेश्चन गलत है। तो भाई सीबीटी में कोई सुनने वाला होगा नहीं आपका, ठीक है। तो छोड़ के मत आइएगा पहली बात तो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, ट्रैश है। अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है द लॉन्ग हॉरिजेंटल बार एट द बॉटम ऑफ डेस्कटॉप इज नोन एज, मतलब हमारे डेस्कटॉप पे सबसे नीचे एक हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल का मतलब क्या हुआ, जो आपको एक क्षैतिज बार मिलेगा, ठीक। डेस्कटॉप पे सबसे नीचे, उसको हम किस नाम से जानते हैं? क्या उसको हम स्टेटस बार बोलते हैं? नहीं। उसको मेन्यू बार बोलते हैं? नहीं। टाइटल बार बोलते हैं? नहीं। उसको हम टास्क बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम टास्क बार बोलते हैं। अच्छा इस टास्क बार में पहचानने के लिए मैं आपको बता दूं, इस टास्क बार में एक्सट्रीम राइट साइड में, कहाँ पे? एक्सट्रीम राइट साइड में आपका टाइम का आइकन आता है। कहाँ आता है? टाइम का आइकन आता है। तो अगर कोई पूछेगा कि टाइम आइकन कहाँ पे आता है, टाइम कहाँ शो करता है, तो कहाँ शो करता है? टास्क बार में शो करता है। मैं काम करूंगा, एक पूरा वीडियो बना दूंगा इसी चीज़ पे, जिसमें मैं आपको कंप्यूटर में कहाँ पे टास्क बार है, कहाँ पे मेन्यू है और कहाँ पे स्टेटस बार है, कहाँ पे टाइम है, ये सारी चीज़ें सिर्फ दिखा दूंगा, एक प्रैक्टिकल का वीडियो बना दूंगा, ठीक है। जैसे आपको स्क्रीन पे अभी सिर्फ एक क्वेश्चन और आंसर दिख रहे हैं ना, तो इसकी जगह आपको सारी चीज़ें दिखेंगी और मैं आपको दिखा दूंगा पेन से मार्क कर करके कि हाँ ये देखिए टास्क बार है, ये स्टेटस बार है और ये इसका काम है, ठीक है। एक नया वीडियो मैं आपके लिए पूरा इसी पे बना दूंगा। अच्छा अभी हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है इट डैश इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सेव्ड एज यूनिट, मतलब इनमें से ऐसा क्या है जो इंफॉर्मेशन का कलेक्शन है, कॉम्बिनेशन है, लेकिन सेव्ड एज यूनिट, लेकिन एक फाइल मात्र है, एक ही एक यूनिट, एक इकाई है, ठीक है। तो एक जो इकाई होती है इंफॉर्मेशन के कलेक्शन की, उसको हमेशा हम फाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको फाइल बोलते हैं, ठीक। और जब कई सारी फाइल मिलेंगी तो वो सारी चीज़ें अलग है ना। लेकिन जब एक सिंगल इंफॉर्मेशन के कॉम्बिनेशन को हम मिला दें तो उस सिंगल यूनिट को जो हम बोलेंगे उसे हम फाइल बोलेंगे, ठीक है। तो यानी इसका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज अ फाइल। तो वैसे तो हमने पहले अभी ऊपर ही अगले क्वेश्चन, पीस के पहले वाले क्वेश्चन में ही देख लिया फाइल क्या होती है ना। फिर भी भाई यहाँ पे भी देखो, आप यहाँ पे जरा पढ़ो क्वेश्चन को और इसके ऑप्शन को कि फाइल क्या है। सबसे पहला ऑप्शन कह रहा है अ फाइल इज अ सेक्शन ऑफ मेन स्टोरेज एंड यूज टू स्टोर डेटा। तो क्या भाई डेटा स्टोर करने के लिए फाइल यूज होती है? नहीं, पहला तो गलत हो गया, एक ऑप्शन खत्म। देखिए जब ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड अपनाना है। यानी आप क्या करते जाओ, सारे ऑप्शन पढ़ो, ठीक, समझो, और जो आपको लगे कि ये वाला तो एकदम गलत है, सही नहीं, जब आपको लगे कि हमको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इसका आंसर नहीं पता, तो आपको क्वेश्चन तो आ ही नहीं रहा है, लेकिन आप क्वेश्चन में क्या गलत है ये तो बता ही सकते हो। बात को समझो। तो अब हम क्या करेंगे, सिर्फ ऑप्शन पढ़ेंगे और देखेंगे इनमें से कौन सा नहीं हो सकता, कौन सा हो सकता है। ये तो हम तब करते जब क्वेश्चन देखा और हमको सीधे आंसर पता, हमने ऑप्शन देखा ही नहीं, टिक मार दिया। लेकिन जब कभी ऐसा नहीं हो रहा है कि क्वेश्चन देखते ही हमारे दिमाग में आंसर नहीं आया, तब ऑप्शन देख के क्या करना है, आपको ये देखना है कि कौन सा आंसर इसमें से नहीं हो सकता, एकदम गलत है, तो उसको पहले एलिमिनेट कर दो, फिर जो आखिरी में बचेगा वो आंसर अपने आप हो जाएगा। बात समझ गए? अच्छा अगला देखो ऑप्शन क्या कह रहा है, ए फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट हैज बीन अ नेम एंड हैव एन एक्सटेंशन। भाई ये वाला डेफिनेशन एकदम करेक्ट लग रही है, लेकिन इसके बाद देख लेते हैं, क्या पता कोई अप्रोप्रिएट और डेफिनेशन मिल जाए। तो अभी हम बी को गलत नहीं बताएंगे, ठीक है, अभी इसको हम रखेंगे। अगला बढ़ते हैं। अ फाइल इज अ part of program that is used to describe what the program should do। मतलब कह रहा है कि जो फाइल होती है वो किसी प्रोग्राम का हिस्सा होती है, किसी प्रोग्राम का एक छोटा सा हिस्सा होती है, जो कि क्या डिस्क्राइब करती है, वो बताती है कि ये फाइल जो है क्या करेगी, ठीक है।
अच्छा क्या ऐसा होता है? नहीं भाई, फाइल इसको तो नहीं कहते, तो ये वाला तो गलत हो गया। अच्छा अगला ऑप्शन क्या कह रहा है? अगला ऑप्शन कह रहा है अ फाइल कैन बी सेव्ड ओनली इन सीडीज। नहीं भाई, ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि फाइल सिर्फ सीडी में सेव होगी। तो यानी जब हमारा ऑप्शन ए गलत हो गया, देखो बहुत ध्यान से, कितने प्यार से क्वेश्चन हो गया। ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन सी गलत, ऑप्शन डी गलत, तो इसका मतलब सही कौन सा? ऑप्शन बी अपने आप सही हो गया। ठीक है, तो ऐसे क्या होगा कि आपको कभी कभी क्वेश्चन ना भी आते हुए अगर आप ऑप्शन बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा और एकदम सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन चलिए देखिए। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है फाइल्स आर ऑर्गेनाइज्ड आफ्टर स्टोरिंग इन, यानी फाइल्स को हम निम्नलिखित में से, फॉलोइंग में से किस में डाल दें, किस में स्टोर कर दें कि वो ऑर्गेनाइज हो जाए, सही क्रम से लग जाए। तो किस में डाल दें? उसको आर्चीव कर दें? नहीं। उसको इंडिसेस कर दें? नहीं। उसको लिस्ट कर दें? नहीं। उसको भाई अगर हम फोल्डर में डाल देंगे तो क्या होगी? वो ऑर्गेनाइज हो जाएगी। ठीक। अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है फाइल एक्सटेंशंस आर यूज्ड इन ऑर्डर टू, मतलब जो फाइल के एक्सटेंशन होते हैं वो हमें क्या बताते हैं, क्या क्यों इस्तेमाल आखिर हम करते हैं? फाइल का नामकरण करने के लिए, नेम द फाइल, नो। एंश्योर द फाइल नेम इज नॉट लॉस्ट, नहीं भाई, हमें ये भी एंश्योर नहीं करता। उसके बाद कह रहा है आइडेंटिफाई द फाइल, हाँ फाइल आइडेंटिफाई करने के लिए होता तो है, तो अभी फिलहाल सी गलत नहीं कह सकते। एक बार हम अगला देख ले, क्या पता अगला इससे ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर हो। ठीक है, तो फिर ये अपने आप गलत हो जाएगा, बाकी ये गलत नहीं है, याद रखिएगा। अगला ऑप्शन हमसे कह रहा है आइडेंटिफाई द फाइल टाइप। देखो ऑप्शन सी है आइडेंटिफाई द फाइल, और इसके बाद है आइडेंटिफाई द फाइल टाइप, जबकि एकदम जो अप्रोप्रिएट है फाइल एक्सटेंशन का काम वो क्या है? वो ये बताना है कि ये जो फाइल सामने है ये कौन सी फाइल है। जैसे अगर डॉट ई एक्सी है, क्या है? अगर डॉट ई एक्सी है तो इसका मतलब ये जो फाइल है ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है। कैसी फाइल है? एग्जीक्यूटेबल फाइल है। ठीक है, अगर यहीं पे क्या लिखा हुआ है? डॉट एक्सएलएस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? डॉट एक्सएलएस लिखा हुआ है, तो ये कौन सी फाइल है? ये एमएस एक्सेल की फाइल है। तो ये देखो इसने हमको क्या बता दिया? फाइल का टाइप बता दिया। बात समझे? इसीलिए इसका क्या होगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब यहाँ पे सी भी गलत हो जाएगा। अच्छा हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमसे लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू डिलीट द फाइल परमानेंटली। भाई कौन सा शॉर्टकट की हम यूज़ करते हैं किसी भी फाइल को परमानेंट डिलीट करने के लिए, यानी डिलीट करने के बाद वो रिसाइकिल बिन या फिर ट्रैश में भी नहीं जाएगा। तो हम करते हैं शिफ्ट प्लस डिलीट का इस्तेमाल, शिफ्ट प्लस डी का यूज़। अगर किसी भी फाइल को सेलेक्ट करके हम शिफ्ट प्लस डेल दबा दें तो वो फाइल रिसाइकिल बिन में भी नहीं जाएगी, वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। ठीक। अच्छा आप कोई पूछता है क्या परमानेंट डिलीट हुई फाइल रिस्टोर हो सकती है, वापस आ सकती है? तो भाई आ सकती है, लेकिन साधारण नहीं आ पाएगी। साधारण का मतलब कि रिसाइकिल बिन में जैसे जाके आप नॉर्मली ले आते हो, आ गई रिस्टोर, वैसे नहीं आएगी। आपको इसके लिए अलग से रिकवरी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? रिकवरी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने पड़ेंगे, तब आएंगे। ठीक है, तो इसके साथ आज का हमारा वीडियो होता है ख़त्म। और इस वीडियो के साथ साथ मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की जितनी भी शॉर्टकट कीज़ हैं वो सारी दे देंगे। याद रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की शॉर्टकट कीज़ दूंगा, अभी आपको एमएस ऑफिस की एमएस ऑफिस की शॉर्टकट कीज़ नहीं दूंगा, क्योंकि अभी आगे आपका एक चैप्टर आएगा पूरा का पूरा एमएस ऑफिस, तो वहाँ पे मैं आपको एक और पीडीएफ दूंगा। ठीक है, वहाँ पे मैं आपको एक और पीडीएफ दूंगा, उसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की सारी शॉर्टकट कीज होंगी। अभी जो आपको मैं पीडीएफ दूंगा इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं शॉर्टकट कीज होंगी। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि इस चैप्टर से कोई भी ऐसा क्वेश्चन है आपका जो आपको लगता है कि मैंने आपको जितना आज बताया उससे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, तो उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में डाल दें, आपको उसका आंसर तत्काल प्रभाव से जैसे ही मैं देखूंगा आपको मिल जाएगा। ठीक, इसके साथ साथ अगर किसी को कोई डाउट हो
तो वो भी वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। इसके साथ हमारी वेबसाइट पे जाएगा तो उसे वहाँ पे हमारा व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा। वो व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके कोई भी चीज़ डाउट क्लियर कर सकता है। कोई भी चीज़ का मतलब पढ़ाई से रिलेटेड ही होनी चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे हमारे अगले लेक्चर में।